विषय को प्रारंभ करने के पहले हम ये समझ लें कि समाज शब्द से कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं। जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो इससे परिचित होंगे, पर सामान्य व्यक्ति जो है वो समाज शब्द से थोड़ा भ्रमित हो जाता है। कैसे कि समाज शब्द आते से हमें बहुत लिमिटेड एक समाज दिखाई देता है। जैसे हम जैन हैं तो हम मानेंगे जैन समाज। यदि हम मान लीजिए मुस्लिम होते तो मुस्लिम समाज, सिख होते तो हम सोचते सिख समाज की बात हो रही, ईसाई होते तो ईसाई समाज की बात सोचते। ऐसे मतलब बहुत एक लिमिटेड ग्रुप की बात हमको दिमाग में आती है, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि समाज का एक बिल्कुल सामान्य से सामान्य अर्थ भी लें तो होता है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में यदि इसका अर्थ निकाला जाए तो। हालांकि इस अर्थ में भी कुछ दोष है, वो बाद में बात करेंगे, पर व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति के मन में यही परिभाषा है। यदि हम व्यक्ति के समूह को समाज कहें तो परिवार क्या हो गया? परिवार क्या हो गया? परिवार भी एक समाज है। दुकान क्या हो गई? वो भी एक समाज हो गया। एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो वो बच्चों का क्या हो गया? एक समाज हो गया। यदि आज अपन ये स्वाध्याय दोपहर का रखते हैं तो इसमें जो लोग नियमित आते हैं उनका समूह क्या बन गया? एक समाज बन गया। तो यदि समाज की डेफिनेशन पर जाएं तो समाज का सिर्फ जैन समाज की बात यहाँ नहीं होने वाली, या किसी पर्टिकुलर समाज की बात नहीं होने वाली। यहाँ पर हम बात करेंगे जब भी व्यक्ति को समूह में जीना होता है तो उस समय वो कैसे जिए। क्योंकि अकेले जीने के, एकाकी जीने के अलग सिद्धांत हैं और समूह में जीने के कुछ अलग सिद्धांत हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि समूह में जीना है तो हम कैसे जिए। अक्सर व्यक्ति जैसा अकेला जीना चाहता है या अकेला जीता आया है वैसी समूह में जीने की गलती कर देता है, और फिर उसके कारण क्या होता है? अशांति होती है उसके जीवन में। मतलब अपना, जैसे घोड़े के वहां पट्टी लगाए थे ना, तो घोड़े को आजू बाजू का कहीं दिखता नहीं, उसको सिर्फ सामने का दिखता है, मतलब अपनी चीज दिखती है बस। उसी प्रकार से हमारी दृष्टि भी ऐसी संकुचित रहती है, और जब हम अकेले जीते जीते आदी हो जाते हैं तो हमें लगता है मेरी दृष्टि में जो सही है वही सर्वथा सही है, मतलब वो हर प्रकार से वही सही है बस। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। हम दूसरों को अपने इस गोले में ला नहीं पाते और अपने को दूसरों के गोले में ले जा नहीं पाते, या दूसरों के पाले में ले जा नहीं पाते। तो यहाँ पर हमारी भूल हो जाती है। वो भूल दूर हो उसके लिए यहाँ पर अपन समाज प्रबंधन की बात करेंगे। लेकिन समाज प्रबंधन के अंतर्गत ये परिवार प्रबंधन भी होगा, ये व्यवसाय प्रबंधन भी होगा एक अपेक्षा से, ये कार्यालय प्रबंधन भी होगा एक अपेक्षा से, फिर ये स्वाध्याय मंडल प्रबंधन भी होगा, ये ट्रस्ट मंडल प्रबंधन भी होगा, ये चातुर्मास समिति प्रबंधन भी होगा। ये हर जगह लागू होगा। ठीक है? तो इसलिए नाम तो आएगा समाज प्रबंधन, लेकिन हम जहां जहां जिस जिसको बिलोंग करते हैं, मान लो परिवार को, महिला मंडल को, हमारे एसोसिएशन को, जो भी है, उन सबको यहां पर मान लीजिए सम्मिलित करना है अपने को। पर वो किसको करना है? वो आपको करना है। नाम यहां रहेगा समाज प्रबंधन, लेकिन आपको अपने अपने समाजों की ओर दृष्टि देना है, और उसमें आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन नीतियों का पालन करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वो इसमें सीखना है। जैसे अपन भी एक समाज ही है। मतलब यदि हम कहें कि साधु मंडल एक समाज है, साध्वी मंडल एक समाज है, और पूरा खट्टगज एक समाज है, फिर तपागज एक समाज है, और फिर पूरा जिन शासन एक समाज है, फिर जिन शासन के अलावा ईसाई समाज एक समाज है, और ये सब मिलाने तो भारत एक समाज है, और आगे बढ़े तो एशिया एक समाज है, फिर और आगे बढ़े तो पूरा विश्व ये वाला एक समाज है, और पूरे 14 राज्यों लोग को देखें तो एक जीव समाज है। इस प्रकार से हमको चिंतन में लेना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आज एक भूमिका ही बनाएंगे पूरी, फिर उसके आगे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है कि समाज का इतिहास। समाज का इतिहास।
जैसे जैसे समाज एक शब्द हमारे लिए समझने योग्य है, वैसे ही सभ्यता एक दूसरा शब्द है जो हमें हमारे लिए समझने योग्य है। सभ्यता किसे बोलते हैं? सभ्यता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। और संस्कृत में सभ्यता मतलब क्या हुआ? सभ्यता के लिए सभ्य को समझना पड़ेगा। सभ्य किसको बोलते हैं? तो संस्कृत में कहते हैं सभायाम योग्य इति सभ्य। हाँ, जो सभा में बैठने योग्य है, सभा में प्रवेश करने योग्य है, जो सभा के लायक है, वो सभ्य है। जैसे एक कुत्ता अंदर घुस जाए, उसको बिठाएंगे अपन यहाँ? बंदर घुस जाए, बिठाएंगे? चलिए बंदर तो नहीं, मान लीजिए एक पागल व्यक्ति घुस जाए तो हम नहीं बिठाएंगे उसको। यहां तक कि जो इस समूह को डिस्टर्ब करें, एक बच्चा भी हो, तो उसको नहीं बिठाएंगे सामान्यतः। क्यों नहीं बिठाएंगे? क्योंकि वो सभ्य नहीं है, सभा के योग्य नहीं है। क्योंकि जन्म लेना एक योग्यता है कि हमारा जन्म हो गया, शरीर मिल गया, हमको परिवार मिल गया, लेकिन ये योग्यता अकेले रहने के लिए ठीक है। पर जब आपको समूह में जीना है तो आपको कैसा बनना पड़ेगा? सभ्य होना पड़ेगा। तो हम सभ्य हैं कि नहीं हैं? हम सभ्य हैं या नहीं हैं? तो ऐसे तो हम बोलेंगे सभ्य हैं हम, लेकिन इस डेफिनेशन सोचना पड़ेगा कि सभ्यता के लिए कुछ क्राइटेरिया है ना? कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मापदंड है। वो मापदंड में जब हम फिट बैठेंगे तो हम वास्तव में सभ्य कहलाएंगे, नहीं तो हम सभ्य नहीं हैं। जैसे एक बहू के जाने के बाद यदि परिवार में अशांति हो रही है और पहले शांति थी, तो इसका मतलब समझ जाइए कि बहू जो है उस परिवार के लिए सभ्य नहीं है, उस परिवार के लिए सभ्य नहीं है। एक बच्चा यदि हॉस्टल में आया और उसके आने के बाद उसके पूरे विंग में या उसके पूरे फ्लोर पे या पूरे हॉस्टल में यदि सब डिस्टर्ब हो गए, किसी के संस्कार बिगड़ रहे हैं, किसी का कुछ बिगड़ रहा है, कोई रात को जग रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये समझिए वो मतलब वो लड़का क्या बन गया? वो सभ्य नहीं है, वो उस हॉस्टल के लायक नहीं है। मतलब कहते हैं एक गंदी मछली भी क्या करती है? तो बस ऐसे ही क्या है, असभ्य व्यक्ति से सावधान होना होगा। और सबसे पहले तो अपने अंदर में असभ्यता को देखना पड़ेगा। अब ये सभ्यता जो है, ये सभ्यता के सूत्र हमेशा बदलते रहते हैं और हमेशा ये विकासशील अवस्था में रहता है। सभ्यता के फॉर्मूले, सभ्यता के सूत्र, सभ्यता के मापदंड हमेशा बदलते रहते हैं और वो हमेशा ऊर्ध्वमुखी रहता है। ऊर्ध्वमुखी मतलब उत्तरोत्तर विकास की ओर। ऐसा रखना पड़ता है और ऐसी आवश्यकता भी है। तो यदि हम देखें कि वर्तमान काल कौन सा चल रहा है, हाँ, एक तो आधुनिक काल, ये आधुनिक अपेक्षा से हो गया। और यदि हम जैन शासन की अपेक्षा से बोले तो दो तरह के काल हैं, एक काल चक्र में दो तरह के काल, तो नहीं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। तो ये काल कौन सा चल रहा है? अवसर्पिणी। अवसर्पिणी मतलब कैसा होता है? डाउनफॉल की ओर, है ना, पतन की ओर, सुखम सुखम से दुखम दुखम की ओर। तो ये काल वैसा रहा। ये सुविधाओं की दृष्टि से कहें, साता की दृष्टि से कहें, उस अपेक्षा से। लेकिन इस काल में भी पहले आर्य में, दूसरे आर्य में और तीसरे आर्य में कोई समाज नहीं था, कोई समाज नहीं था और न कोई सभ्यता थी, न कोई समाज था, न कोई सभ्यता थी। सभ्यता का विकास कब से शुरू हुआ? आदिनाथ भगवान से शुरू हुआ, मतलब तीसरे आर्य के अंत से शुरू हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। तीसरे आर्य के अंत से यह शुरू हुआ सभ्यता का विकास। किनके समय से? आदिनाथ भगवान के समय से। इसके पहले क्या था? तो इसके पहले युगलिक पैदा होते थे, नर मादा पैदा होते थे, जीते थे, फिर गर्भ होता था, फिर वो मर जाते थे और बच्चे आगे युगल के रूप में पैदा होते थे और इस प्रकार चलता था। ये क्रम चलता रहा 3 आर्य तक। और उनकी जितनी आवश्यकताएं थी, वो आवश्यकताओं की पूर्ति किनसे होती थी? कल्प वृक्ष से होती थी। किनसे होती थी?
कल्प वृक्ष से होती थी। अब तीसरे आर्य तक क्या होता गया, तीसरे आर्य के अंत तक कल्प वृक्ष क्या होते गए, सूखते गए, कम होते गए, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। कल्प वृक्ष के सामने पहले जो मांगते थे वो मिल जाता था, वस्त्र मांगा, निवास मांगा, ये सब मिल जाते थे। लेकिन बाद में ये सब नहीं मिलने लगा। तो नहीं मिलने लगा तो फिर क्या हुआ, अराजकता फैलने लगी धीरे धीरे, मतलब आपस में संघर्ष होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो फिर इनको आवश्यकता पड़ी किसकी, किसकी आवश्यकता पड़ी, अब समूह की आवश्यकता पड़ी, समाज की आवश्यकता पड़ी। मतलब जैसे आज अपन कहते हैं ना कि मतलब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मैं जी लूंगी या मैं जी लूंगा, पर ऐसा सोचते हैं, कर नहीं पाते। और करते भी यदि हैं तो हम एक ग्रुप को छोड़ते हैं तो दूसरा ग्रुप फौरन पकड़ते हैं। मतलब यदि बहू जो है भाग करके ससुराल से चली गई, चलो अपना दम मार करके, लेकिन भाग के जाएगी कहाँ, तो पियर जाएगी। फिर पियर से भगा देंगे तो फिर क्या होगा, फिर कहीं और जाएगी, दूसरी शादी करेगी। तो ये चलता रहेगा, पर उसको कोई ना कोई समूह चाहिए, बिना समूह के नहीं जी पाता। तो कारण क्या है कि अपनी सुरक्षा, अपना विकास आदि जो आगे बताया जाएगा, उन सब के लिए हमको समूह की आवश्यकता पड़ती। तो ये तीसरे आर्य का जब अंत होने लगा तो एक समूह बनाया गया। उस समूह का नाम क्या रखा गया, उस समूह का नाम कुल रखा गया। क्या रखा गया, कुल रखा गया। यह समाज का सबसे पहला रूप था, कुल। पर ये कुल कैसे थे, छोटे छोटे समूह थे। जैसे इस जंगल के जितने युगलिक हैं उन्होंने अपना समूह बनाया, तो कोई दूसरे जंगल वाले ने अपना समूह बनाया, तीसरे ने अपना बनाया। इस प्रकार की व्यवस्था थी कुलों की। ठीक है, ये कुल से अपना समाज बनना शुरू हुआ था, मतलब व्यक्तियों का समूह इकट्ठा होना शुरू हुआ। कुल क्यों नाम रखा गया इनका, कुल नाम इसलिए रखा गया कि जब मिलते हैं तो कुल बनता है। हाँ, मतलब वो कुल एक तरह से कई चीजों का योग है, उसको कुल बोल देते हैं। कई चीजों का मिलने से जो योग बना, मतलब जुड़ान हुआ, तो उसको बोल देते हैं कुल। तो उसी कारण से ये क्षेत्रीय संगठन जो बने छोटे छोटे, उनका नाम रख दिया गया कुल। फिर इन कुलों को संभालने के लिए फिर कौन आए, कुलकर बने। इन कुलों को संभालने वाले कौन बने, कुलकर बने। तो सातवें कुलकर कौन, नाभि कुलकर। ये नाभि कुलकर जो थे, ये सातवें कुलकर। और ये कुलकर व्यवस्था का यहां पर क्या हो गया, कुल व्यवस्था का क्या हो गया, यहां पर यहां अंत हुआ। उसके बाद किसका समय आया, तीसरे आर्य, मतलब चौथे आर्य कह लो, तीसरे आर्य के अंत में कह लो, फिर आदिनाथ भगवान का समय आया। आदिनाथ भगवान के समय से फिर क्या हुआ, अब राज्य व्यवस्था शुरू हो गई। मतलब वो क्या बन गए, पहले प्रथम राजा बने। तो यहां से क्या शुरू हुई, राज्य व्यवस्था शुरू हुई। मतलब अब क्या हो गया, छोटे छोटे संगठन के बजाय एक बड़ा संगठन बना, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना। उसका नाम क्या रख दिया गया, राज्य व्यवस्था रख दिया गया, या राज्य रख दिया गया। अब ये जो राज्य व्यवस्था आई, मतलब राजा बने और एक पूरा का पूरा एक संगठन बना, मतलब समूह बना। और समूह किसी एक राजा को बिलोंग करता था, एक राजा के अंडर में जीता था, एक राजा के निर्देशों को पालन करता था। तो फिर उस समय से शुरू हुई सभ्यता। वहां से क्या शुरू हो गई, अब सभ्यता शुरू हो गई। और सभ्यता के क्रम में फिर क्या हुआ, तो जैसे भगवान आदिनाथ जी ने गृहस्थ अवस्था में उसमें बहुत सारे नियम, कायदे, नीतियां बनाई। जैसे राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होगा, तो पिता पुत्र का संबंध होगा। मतलब राजा के लिए प्रजा क्या होती थी, पुत्र के समान, इसलिए उसका नाम ही प्रजा पड़ा। प्रजा मतलब क्या, प्रजा मतलब क्या कि हाँ, उत्कृष्ट पुत्र पुत्री या उत्कृष्ट सपूतों का नाम क्या है, प्रजा। मतलब राजा के लिए प्रजा क्या होती थी, पुत्र के समान होती थी, संतान के समान होती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रजा। जब और आगे बढ़े, मतलब इसी समय में, तो फिर परमात्मा ने क्या करा, फिर कुल भी बनाया अलग। कुल मतलब उग्र कुल, फिर उसके बाद भोग कुल, राजन्य कुल, क्षत्रिय कुल, ऐसे कुछ कुछ कुल बनाए। इसके साथ ही फिर क्या करा, अब सब कुलों को
कुलों के कार्य भी निश्चित करें। तो कोई मंत्रणा देते, कोई सुरक्षा करते कोतवाल बन करके, मतलब पुलिस बन करके, आरक्षक बन करके, सैनिक बन करके, कोई जो थे फिर वो व्यापार आदि करते। इस प्रकार से सबको क्या करा, कार्यभार सौंपे गए। ये सभ्यता का विकास हुआ। मतलब ये अब समूह को जीना है तो समूह को कैसे बनाना पड़ेगा, वो आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा समूह को। तो समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करा गया, सबके कार्य डिफाइन किए गए कि इनका काम ये रहेगा, उनका काम ये रहेगा, उनका काम ये रहेगा। मतलब ये अपन क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये तकलीफें हर संस्था में आती है, हर समाज में आती है कि शुरुआत कैसे की जाए। और जब ये व्यवस्था अव्यवस्थित रहती है तो पूरा आगे का सिस्टम क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो भगवान को भी उस समय आवश्यकता पड़ी कि देखो एक समूह तो बनाना ही पड़ेगा, पर समूह के साथ उसके कार्य, उसकी कर्तव्य, उसके अधिकार, उसकी सीमाएं, ये सब निश्चित करना पड़ेगी। जो आज का मैनेजमेंट सिस्टम है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सबको अपना अपना बंटवारा करना पड़ेगा कार्य का, ये व्यवस्था एक करना पड़ेगी। तो जैसे आजकल का मैनेजमेंट सिस्टम है, वही मैनेजमेंट सिस्टम उस समय भी लागू किया गया और उसी कारण से आज तक ये सभ्यता चल रही है। परिवार व्यवस्था बनाई, विवाह व्यवस्था बनाई, फिर कृषि व्यवस्था की, फिर बर्तन व्यवस्था की, असी मसी कृषि, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, ये सब परमात्मा ने क्या किए, ये व्यवस्थाएं दी। और जो जो समस्याएं आती गई उन समस्याओं क्या करते गए, समाधान करते गए। मतलब अपन समझ सकते हैं परमात्मा का आईक्यू कितना होगा। उसके पूर्व में उनके पास कोई धरोहर नहीं थी। जैसे आज हमारे पास कानून की किताबें होती तो हमारे बहुत सारे लोग लॉ पढ़ लेते हैं, तो वो क्यों, क्योंकि उन्होंने बना के दिया है। और भारत में भी जो मिलता है वो कहीं ना कहीं से क्या हुआ, कॉपी हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि भारत के, मतलब अपन कहें कि सिर्फ अंबेडकर साहब ने उसको पूरा बना दिया हो, मतलब वो भी लॉयर थे, उन्होंने भी सीखा था। तो ये परंपरा चलती रही पूरे वर्ल्ड में और आज हमको मिल रही है। पर ये आई कहां से, शुरुआत कहां से हुई, तो उसका श्रेय सिर्फ परमात्मा को जाता है। तो उनका कितना लेवल होगा कि जिस दिशा में उनको जाना नहीं था उस दिशा में उन्होंने लोगों की व्यवस्था कर दी। फिर ऐसे चलते चलते उन्होंने धर्म की भी स्थापना की, ये सब के साथ साथ, मतलब अर्थ की, भोग की, तो ये तो की व्यवस्था, लेकिन धर्म की भी की और मोक्ष की भी की। अंत में ऐसी सब व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी। ये सब नीतियां क्या हुई, फिर लोगों के लिए आधार बनी। और यूं कह सकते हैं अपन कि पूरी सभ्यता वहीं से प्रारंभ हुई, सिविलाइजेशन वहां से प्रारंभ हुआ। नहीं तो व्यक्ति जंगली होता, व्यक्ति जंगली होता, मतलब वैसे ही जंगली होता, सिर्फ शब्द से नहीं, नाम से नहीं, गाली के लिए नहीं, लेकिन वो जंगली अपने व्यवहार से ही होता, विचारों से ही होता। पर परमात्मा ने उसको मानवीय रूप दे दिया। जंगली होते मानव को क्या कर दिया, वास्तव में मानव बना दिया। तो ये यहाँ परमात्मा को मतलब पूरा श्रेय जाता है कि आज हम जो कुछ भी हैं, यदि लौकिक दृष्टि से भी कहा जाए तो किसकी देन है, वो परमात्मा की देन है। और लोकोत्तर दृष्टि से भी कहा जाए तो किसकी देन है, वो परमात्मा की देन है। अब ये हुआ हमारा इतिहास। इस इतिहास का सार क्या है, इस इतिहास का सार यह है कि सभ्यता का आधार कौन बना। सभ्यता में बहुत सारी चीजें आती गई, जाती गई, आती गई, जाती गई, सब हुआ, लेकिन सबसे पहला आधार कौन बना, सभ्यता का आधार समाज बना। यदि समाज की स्थापना नहीं होती तो सभ्यता का विकास ही नहीं होता। मतलब यदि आपको कोई विकास करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, समूह चाहिए। समूह कैसा चाहिए, जैसा परमात्मा ने बनाया उस प्रकार का। मतलब समूह मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस नहीं हो। 4 लोग लड़ रहे हैं एक चौराहे पर, तो वो भी तो झुंड है, वो भी समूह है, पर वो समूह मीनिंगलेस है, मतलब वो तो विनाशकारी है, विकासकारी नहीं है। तो पर फिर भी एक समाज आधार बना, किसका, सभ्यता का। ये तो हमको मानना पड़ेगा। कितने ना, 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 1 और 1 मिले तो 11 हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर मानना है कि जब समाज मिलता है, एकजुट होता है, संगठित होता है, तो फिर विकास शुरू होता है। चाहे परिवार में हो, चाहे किसी संस्था में हो, चाहे स्वाध्याय मंडल हो, चाहे पूरा संघ हो, कैसा भी हो। ये तो हुआ इतिहास इसका। अब अपन आते हैं सेकंड पॉइंट पर कि समाज का स्वरूप। ये तो हमने समाज का इतिहास जाना है अभी, अब हम जान रहे हैं अब समाज का स्वरूप। तो समाज के स्वरूप की बात करें अपन, समाज यानी क्या, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, व्यक्तियों का समूह क्या है, समाज।
एक शब्द आता है समझ और एक आता है समाज, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, समझ, समझ, जहाज का, तो समझ और समाज दोनों में क्या अंतर है? शब्द की दृष्टि से तो सिर्फ आ की डंडी लग गई, आ की मात्रा लग गई। पर हाँ, समझ मतलब क्या है? पशुओं के समूह को क्या कहते हैं? पशुओं के झुंड को क्या कहते हैं? समझ कहते हैं। और समाज किसे कहेंगे? तो हम बोलेंगे व्यक्तियों के समूह को। हाँ, तो पहली चीज तो इतनी प्रारंभिक परिभाषा क्या होगी? पशुओं के समूह को समझ कहते हैं और व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। इतने तक तो ठीक है, पर सिर्फ व्यक्ति के समूह को हम समाज कह सकते हैं क्या? जैसे मैंने बताया कि एक चौराहे पर 4 लोग लड़ रहे हैं, तो उनको समाज कह सकते हैं? यदि आटा, नमक, शक्कर या और भी जो चीजें लगती है, घी आदि, ये सबको अपन ने पास पास रख दिया कटोरी में अलग, तो क्या भोजन बन गया? समूह तो बन गया, लेकिन भोजन नहीं बना। तो समाज किसे कहेंगे हम? व्यवस्थित और सभ्य और समान विचारधारा। हाँ, मतलब क्या है? सबसे पहले कोई उद्देश्य हो, किसी एक उद्देश्य से जुड़े हुए व्यक्तियों के समूह को हम क्या बोलेंगे? समाज बोलेंगे। किसी एक उद्देश्य से जुड़े व्यक्तियों के समूह को हम समाज बोलेंगे। एक से अधिक भी हो सकता है, पर नियत उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य के लिए बने हुए समूह को हम समाज कहते हैं। मतलब उस अपेक्षा समान विचारधारा वाले हो गए, पर जिनका ऑब्जेक्ट, लक्ष्य जो है वो लक्ष्य सहित हो, लक्ष्य विहीन नहीं हो, या लक्ष्य विभिन्न विभिन्न लक्ष्य नहीं हो, उनको हम समूह बोलेंगे। यदि भिन्न भिन्न लक्ष्य है तो वो समाज नहीं बनेंगे। यदि विपरीत लक्ष्य है तो भी समाज नहीं बनेंगे। लक्ष्य नहीं है तो भी समाज नहीं बोलेंगे। पर लक्ष्य हो और निश्चित लक्ष्य हो, नियत लक्ष्य हो, तो उस समय फिर वो क्या बन जाएगा? फिर वो सब टीम वर्क करेंगे। टीम वर्क करेंगे तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो टीम वर्क करने के लिए वो टीम बनेगी, और टीम को ही हम क्या बोलेंगे? समाज बोलेंगे। तो जैसे परिवार है, तो परिवार समाज है या नहीं है? परिवार है समाज, पर कब? परिवार समाज है, लेकिन कब? जब उनका उद्देश्य निश्चित हो और उसमें विभिन्नताएं नहीं हो। विभिन्नताएं होंगी तो क्या होगा? वो 1 और 1 11 नहीं बनेंगे, वो 1 और 1 0 हो जाएंगे, मतलब 1 - 1 हो जाएंगे। क्योंकि तो समाज नहीं है, समाज नहीं है। वो सिर्फ वही वाली मतलब नाम से वो समाज रह गया, भाव से समाज नहीं रहा, भाव से समाज नहीं रहा। जैसे वही वाली बात है कि अब एक, जैसे महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले उदाहरण दिया ना कि पूजा करने आया व्यक्ति और चोरी करने की नियत से आया, और वो पूजा के कपड़ों में है, तो सब पूजा के कपड़ों में सब वो भी शावक कहला रहा है, पर वो वास्तव में शावक है ही नहीं, वो तो चोर है। तो यदि हम लड़ रहे हैं, मतभेद हो सकते हैं, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए रास्ते कहीं हो सकते हैं, तो मतभेद आ सकते हैं, लेकिन मनभेद हो गया, गुटबाजी हो गई, आपस में एक दूसरे टकराहट हो गई, अपना व्यक्तिगत हित हावी हो गया, तो समझिए क्या हो गया? फिर वो समाज नहीं रहा, फिर संघीय व्यवस्था नहीं रही। तो यहां पर हमारे को सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि एक नियत उद्देश्य के लिए बनाया हुआ व्यक्तियों का समूह जो है, एक मतलब यहां पर निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया हुआ व्यक्ति का समूह जो है, वो क्या कहलाएगा? समाज कहलाएगा। अब इतना कहने से काम नहीं हो जाएगा कि हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए समाज, मतलब अब समाज कहलाएगा, उद्देश्य निश्चित है इसलिए समाज बन गया, ऐसा भी नहीं होगा। थोड़ा और आगे बढ़े यदि हम, तो
जो एक समाज होगा, मतलब एक ग्रुप होगा, यूनाइटेड ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप में कुछ मूल्य होंगे, कुछ वैल्यूज होंगी। मतलब बिना वैल्यूज के, बिना मूल्य के, बिना, अपन अपनी भाषा में कहें, बिना नीतियों के, बिना कायदे के, बिना कानून के, वो फिर ग्रुप नहीं है। वो फिर अपने अपने तरीके से उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। जैसे अभी आपने कहा ना, तो यदि एक समूह बन तो गया, ट्रस्ट मंडल बन गया, और आपस में टकराहट हो रही है, और अब उनको टकराहट क्यों हो रही है? क्योंकि उनके फिक्स नियम नहीं है, उनकी नीतियां फिक्स नहीं है। अब एक धार्मिक दृष्टि से ज़्यादा वो बता रहा है, और एक सामाजिक दृष्टि से बता रहा है, और एक अपने व्यक्तिगत दृष्टि से ही बता रहा है, और उनका आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है। तो कारण यही है कि उनकी नीतियां, उनके नियम वो निर्धारित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो फिर वो उनका संबंध ही नहीं बन पाएगा बराबर, और संबंध नहीं बना तो काम नहीं होगा। जैसे अपन कहें कि अपने को चाय बनाना है, तो चाय की अपनी नीति है कि चाय में कितना दूध डलेगा, कितना पानी डलेगा, कितनी चाय पत्ती डलेगी, कितनी इलायची डलेगी, कितने शक्कर डलेगी। अब उसमें यदि बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर बनेगी तो सही कुछ ना कुछ, लेकिन वो चाय नहीं बन पाएगी, जैसे चाहिए वैसे नहीं बन पाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आपको एक नियत उद्देश्य तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? नीति निर्धारित होनी चाहिए। हाँ, तो एक तो इतना कि नीति निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ फिर और चीजें आ जाएगी। कुछ और चीजें क्या होगी कि उनमें नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, अनुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन साथ में स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अनुशासन के साथ स्वतंत्रता, नियंत्रण के साथ स्वतंत्रता की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं है तो वो गुलामों का समाज बन गया, और नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है तो फिर वो समझ बन गया, मतलब पशुओं का समूह बन गया। उच्छृंखलता है, अपने मन से चलने की आदत है, तो वहां नियंत्रण नहीं रहा तो वो समाज नहीं बनेगा। और यदि अति नियंत्रण है तो फिर क्या होगा? तो वो गुलाम व्यवस्था हो जाएगी, तो उसमें आत्मीयता नहीं आ पाएगी। तो ये दोनों का तालमेल भी चाहिए, लेकिन दोनों व्यवस्था चाहिए। मतलब कार्य करने के लिए कर्तव्य भी मिले और साथ में क्या मिले? अधिकार भी मिले। ऐसी एक व्यवस्था चाहिए। इसको अपन आगे लेंगे, लेकिन यह समझिए कि समाज मतलब सिर्फ व्यक्तियों का झुंड नहीं है। उसके अपने मूल्य हैं, अपनी वैल्यूज हैं, अपनी नीतियां हैं, और उसके कुछ आदर्श हैं, मतलब उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए नीतियां हैं, और नीतियों पर उनमें तालमेल है, नीतियों तक पहुंचने की तालमेल है। स्वतंत्रता और नियंत्रण का क्या है? संतुलन है। ऐसी एक व्यवस्था जो है वो है समाज व्यवस्था। तो अब सोचना हमको चालू करना है कि हम जहां जिन समाजों में जी रहे हैं, चाहे परिवार हो, चाहे हमारा फ्लैट हो, मतलब अपार्टमेंट हो, चाहे फिर वो हमारा कुटुंब हो, रिलेटिव्स सिर्फ, या हमारा फ्रेंड सर्कल हो, या हमारा कोई मंडल हो, ऐसे कई चीज़ें, या हमारा जयपुर नगर के नागरिक हो, जो भी व्यवस्था है, या हमारी कॉलोनी हो, ये सब समाज है छोटे छोटे। तो इन सब समाजों में क्या ये व्यवस्था व्यवस्थित चल रही या नहीं चल रही? और नहीं चल रही तो वो समाज नहीं बन पा रहा, वो फिर झुंड बन रहा है। जैसे बोलचाल बंद है घर में, आपस में 4 सदस्य रहते हैं, चारों आपस में बोलते नहीं है, तो समाज नहीं बना। बस वो क्या बन गया? एक झुंड बन गया, एक धर्मशाला बन गया। वो व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, अपना काम कर रहा है, और उसमें प्रगति नहीं हो सकती। वो चारों मिलेंगे, कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे, तो शायद वो किसी एक उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे। जैसे अपन देखें ना इतिहास में भी, तो बहुत सारी बार लड़ाइयाँ हुई विदेशियों से, लेकिन अधिकांश बार भारत हारा या भारत के राजा हार गए। तो उसके पीछे कारण क्या हुआ? उनकी आपसी फूट, आपसी तालमेल की कमी। मतलब महाराणा प्रताप ने युद्ध किया तो उनके भाई ने उनको धोखा दे दिया, राजपूतों ने धोखा दे दिया। कोई भी देखें अपन, तो वहां गड़बड़ यही हुई, कुछ ना कुछ डिवाइड एंड रूल से वो जीत गए और हम हार गए, क्योंकि हम डिवाइडेड हो गए। तो ये अब इतिहास में तो हुआ, वर्तमान में भी हो रहा है क्या? वर्तमान में भी हो रहा है क्या? कभी कभी अपना एक छोटा सा ईगो, और उस ईगो की पूर्ति नहीं हुई तो अपन ने बखेड़ा किया, और बखेड़ा करके क्या हुआ? अपना पूरा जो ढांचा था परिवार का, समूह का, वो ढांचा ही बिगड़ गया। अब बातचीत बंद हो गई, या वो मतलब दूरी दूरी हो गई। तो उसके पीछे कारण क्या बना? कोई एक मुद्दा। अब वो मुद्दा क्या इतना इंपॉर्टेंट था? बाद में सोचें जरा,
तो मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उसको ज़्यादा हमने तुल दे दिया। और इसलिए क्या हो गया कि वो तो मुख्य हो गया, लेकिन उसके कारण से बाकी जगह इफेक्ट आ गया। मतलब जैसे किसी के यहाँ मान लीजिए कि कोई कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो उसने कहा इतना कचरा मैं यदि ठेले से बाहर पहुँचाऊँगा और उसको जलवाऊँगा, मतलब फेंकवाऊँगा, तो बहुत खर्चा हो जाएगा, 100-200 रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, तो मैं अपने बेडरूम में उस कचरे को यहीं इकट्ठा करके यहीं जला दूँ। तो उसने कचरे तो जला दिया, और कचरे के साथ क्या जला दिया, तो पूरा घर ही जला दिया। तो उसने सही किया गलत किया? तो किसी एक मुद्दे के लिए यदि हमने कोई लड़ाई लड़ी भी, भले हम सही थे, हम सिद्धांतवादी थे, हम सब कुछ सही थे, लेकिन उसके कारण से यदि बाकी सब जगह नुकसान ही नुकसान हो गया, वो समाज ही गिर पड़ा, समाज का ढांचा ही बिगड़ गया, तो हम समझ जाएं कि वो कहीं ना कहीं हमारी सोच की, हमारे विवेक की कमी रह गई। और हमने वही वाली बात है कि थोड़ा बचाने के चक्कर में बहुत गवा दिया। जैसे वो आता है उत्तरायण सूत्र में एक उदाहरण कि एक व्यक्ति कुछ अशर्फियाँ लेकर के चला, मतलब कुछ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला, और अब उसने कहीं चिल्लर करवाई उसको, तो चिल्लर करी तो उसने चिल्लर अपने पास रखी और बाकी तो पोटले में थी उसके। तो चिल्लर कहीं रखा होगा उसने पास में ही, और कुछ विश्राम किया होगा। विश्राम करने का तो उठा, तो चिल्लर उठाना, उसमें एक बची थी, एक कॉइन बची थी, एक सिक्का बचा था, उसको उठाना भूल गया वो, और वो आगे चला गया। और वो बहुत आगे गया, मतलब बहुत थोड़ा आगे गया, तो उस समय उसको याद आया, अरे मेरा वो सिक्का तो रह गया। तो उसने कहा अब सिक्का जो है वो लेना तो जाना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरा पैसा है वो। तो उसने क्या करा, वहाँ एक गड्ढा खोदा, और वो अपना जो ज़्यादा पूंजी वाला वो थी, पोटली थी, उस पोटली को वहाँ पर गाड़ दिया, और वो आया यहाँ पर लेने। लेकिन इस बीच में उसको गाड़ते हुए किसी ने देख लिया, चोर ने। तो उसने क्या करा, तो उसने वो निकाल लिया और भाग गया वो। और इधर जब तक वो आया, तब तक यहाँ भी क्या हुआ, वो सिक्का किसी और के हाथ में चला गया। तो ना इधर का मिला उसको, ना उधर का मिला। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है, कभी कभी समाज में कोई मुद्दे उठते हैं, कोई विचार उठते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो छोटे से मुद्दे कभी कभी क्या करते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, हमको सोचना है क्या करना चाहिए। मैं कितना सही हूं ये नहीं देखना, उसकी उपयोगिता कितनी है पहले ये देखना, उसकी अहमियत कितनी है देखना। यदि उसकी अहमियत नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। संवाद बना रहे, विवाद में ना बदल जाए। ये सामाजिक मूल्य है, ये भी ये समाज का मूल्य है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद मत होने दीजिए, मन को मत टूटने दीजिए। मन टूट जाएगा तो फिर जुड़ेगा नहीं। तो ऐसे कुछ मूल्यों पर आधारित हमारी समाज व्यवस्था रहनी चाहिए। अब एक प्रश्न और उठेगा इसी में, अगला पॉइंट ले लें कि व्यक्ति और समाज में कौन महत्वपूर्ण, व्यक्ति और समाज कॉलन कौन महत्वपूर्ण, व्यक्ति महत्वपूर्ण, समाज महत्वपूर्ण, कौन महत्व, व्यक्ति से समाज बनता है। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण कि समाज महत्वपूर्ण, व्यक्ति महत्वपूर्ण। व्यक्ति से समाज बनता है, बिल्कुल सही। समाज से व्यक्ति बनता है, यह बात भी सही है। तो फिर उत्तर तो यह ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब बूंद महत्वपूर्ण कि समुद्र महत्वपूर्ण। तो बूंद नहीं होती समुद्र बनता क्या, और समुद्र है तो बूंद को आश्रय मिल रहा है, ये तो कभी की सूख जाती। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये क्या बन गया, ये भगवान महावीर का क्या बन गया, कौन सा, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या बोलता है कि किसी चीज को एक ही दृष्टिकोण से मत देखो, उसको अनेक दृष्टिकोण से देखो। तो यहां पर भी अनेकांत से हम देखते हैं, अनेक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे को दो धर्म दिखते हैं। एक में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति है तो समाज है, समाज का मूल घटक कौन है, व्यक्ति है, व्यक्ति से समाज बना है। और दूसरा देखें यदि पक्ष, तो समाज है तो आज व्यक्ति का अस्तित्व है। अकेले व्यक्ति को यदि किसी टापू पर छोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, वो खुदकुशी कर लेगा। जैसे कई बार क्वारंटाइन में लोग रहे कुछ दिन के लिए, तो उसके बाद वो हिल गए अंदर से, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, और एक दो ने तो आत्महत्या कर ली, बताया था आपको।
तो मतलब ऐसी स्थिति भी सुनने को मिलती है। तो अकेला ही व्यक्ति नहीं रह सकता, उसको समाज चाहिए, समाज से ही उसको उसका अस्तित्व है, समाज से ही उसका विकास है, समाज से सब कुछ है। तो हम क्या मानेंगे? तो कोरा व्यक्तिवाद गलत है, कोरा समाजवाद भी गलत है। पूरा इंपॉर्टेंस व्यक्ति को मिल जाए तो भी गड़बड़ है, पूरा इंपॉर्टेंस समाज को मिल जाए तो भी गड़बड़ है। तो फिर क्या करना? तो किसी विचारक ने अच्छी बात बोली कि व्यक्तिवादी समाज होना चाहिए और समाजवादी व्यक्तित्व होना चाहिए। समाजवादी व्यक्ति होना चाहिए और व्यक्तिवादी समाज होना चाहिए। मतलब क्या? व्यक्तिवादी समाज और समाजवादी व्यक्ति। मतलब इसका तात्पर्य इजी में भी ये होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। पहली बात, जब समाज की बात करें, समाजवादी व्यक्ति की बात करें, तो व्यक्ति के लिए समाज ऊंचा होना चाहिए, समाज का ऊंचा स्थान होना चाहिए, और समाज की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि उसमें व्यक्ति को महत्व मिले। इसलिए व्यक्तिवादी समाज होना चाहिए, व्यक्तिवादी समाज होना चाहिए। जैसे एक तानाशाही है, तो तानाशाही क्या कर रहा है? वो तानाशाही किसी और व्यक्ति को महत्व नहीं दे पा रहा, वो अपने आप को ही महत्व दे रहा है। तो वो व्यक्तिवादी समाज की रचना नहीं कर पा रहा। उसने ग्रुप तो बना लिया है, अपना राज्य तो स्थापित कर लिया, लेकिन उस राज्य में सब दुखी रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति का महत्व वहां खत्म हो गया। व्यक्ति विशेष का ही महत्व रह गया, सिर्फ एक ही व्यक्ति का महत्व रह गया, बाकी किसी का महत्व नहीं रहा। और समाजवादी व्यक्ति मतलब क्या? किसी व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया यदि कि बस मैं मेरा देखूं, मैं अपना कचरा निकाल लूं, अब बाहर रोड पे फेंक दूंगा चलेगा। तो ये क्या हो गया? वो व्यक्ति का समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है, वो समाज के लिए नहीं सोच रहा, वो समाज को मुख्यता नहीं दे पा रहा, वो स्वार्थी हो गया। तो वो भी गलत है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, व्यक्तिवादी समाज होना चाहिए और समाजवादी व्यक्ति होना चाहिए। मतलब एक तरह से समाज प्रबंधन में दो प्रबंधन करना है, व्यक्ति प्रबंधन भी करना है और समाज प्रबंधन भी करना है। ये पॉइंट पूरा होता है अभी, मतलब 3 पॉइंट्स पे अपने चर्चा की है। पहला तो हो गया समाज का इतिहास, दूसरा हुआ हमारा समाज का स्वरूप, तीसरा हुआ समाज में कौन महत्वपूर्ण, व्यक्ति या समाज, या व्यक्ति और समाज कौन महत्वपूर्ण। अब अगला आता है समाज का महत्व। ये 9.1.2 है, पेज नंबर 4। देखिए, हम समाज में जीते हैं, पर समाज में जीने से क्या हम ऐसा मान लें कि हम समाज का महत्व समझते हैं? समाज में जीते हैं अपन, समाज के बिना कभी जिए क्या अपन? जन्मे तो हमारे को सबसे पहले हॉस्पिटल मिला, वो भी एक समाज था। फिर उससे आगे बढ़ते गए, परिवार मिला, कुटुंब मिला, स्कूल मिला, कॉलेज मिला, व्यवसाय मिला, व्यवसाय के नौकर चाकर मिले, फिर ये जैन धर्म का समाज मिला, ऐसे पियर का जैन धर्म का समाज मिला, फिर यहाँ का मिला, ये सब हमको मिलते गए। तो कभी भी हम समाज से अलग नहीं रहे, समाज में ही जिए। लेकिन क्या इससे हम मान लें कि हम समाज के महत्व को जानते हैं, समझते हैं, उसका एहसास करते हैं? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कभी कभी डायलॉग सुनने को मिलता है ना कि बेटा अपने बुजुर्ग पिता को क्या बोलता है, तुमने मेरे लिए किया क्या आज तक? कितना छोटा सा वाक्य है, तुमने मेरे लिए किया क्या। कहना कितना सरल है, पर उसको, उस बुजुर्ग पिता को पचाना आसान है, कठिन है? बहुत कठिन है, असंभव है, क्योंकि उसने कभी गिना ही नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। वो करता ही गया, हिसाब किताब रखा ही नहीं उसने। तो जो हिसाब किताब नहीं रखेगा वो कभी अपनी सफाई दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो लॉयर नहीं बना कभी, वो तो पिता बना। पर उस बच्चे का ऐसा डायलॉग ये क्या बता रहा है कि वो पिता के साये में जिया जरूर, या पिता के आश्रय में जिया जरूर, लेकिन और पिता से उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं सब पूरी भी हुई, काफी कुछ पूरी हुई, लेकिन उसको आज तक पिता के महत्व की समझ ही नहीं आई।
पिता के महत्व की समझ ही नहीं आई, जबकि उसने उसी से लिया। मतलब इसको कहते हैं कि जिस डाली पे बैठना उसी डाली को काटना। तो ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था हमारी समाज को लेकर भी होती है। जैसे जब भी हम देश की व्यवस्था की बात करेंगे तो हम उसमें कमजोरी बताएंगे, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, अधिकारी सब भ्रष्ट हैं। मतलब हमारे ये डायलॉग्स हमारी नेगेटिविटी को बताते हैं कि हमको निंदा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे डायलॉग्स बहुत इजीली निकलते हैं, मेरे आपके सबके। पर ये क्या बता रहा है कि हमारे अंदर जिसमें रह रहे हैं उसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही। किसी से पूछा जाए कि आपके घर का फला फला सदस्य कैसा है, जैसे आपकी बहू रानी कैसी है, अच्छी है, सिर्फ अच्छी है कि बहुत अच्छी है? बहुत ही अच्छी है। बहू भी बहुत अच्छी है। इनकी बहू उनकी सास तो अच्छी थी, बाकी की आपकी भी अच्छी। किसकी खराब किसकी है? सास भी अच्छी, बहू भी अच्छी। हाँ, घर में रहना तो कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, जब झगड़ा होता है तब भी ऐसे ही बोलते हैं? नहीं, जब जब होता है झगड़ा। हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो आपका तो बहुमान होना चाहिए। नहीं, आपका मतलब जिन जिन का नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों का कई बहुरानी से झगड़ा नहीं हुआ, या बहू थे तो सासू जी से झगड़ा नहीं हुआ? ये पढ़ता है ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ये सीखने में थोड़ा समय लगा होगा ना, उसके पहले कुछ और हुआ होगा। हाँ, अब इतने तक आ गए अपन, कहीं कम और कहीं ज्यादा है। और वो ज्यादा में जब जाते हैं तब क्या हालत होती है? महाभारत हो जाती है, और कम में आते हैं तो रामायण हो जाती है। पर अब सोचना यहां पर है कि जो होता है, तो उस समय यदि हमसे कोई कहे कि मतलब जिससे तुम झगड़ रहे हो उसका महत्व तुम्हारे मन में अभी है क्या, तो उत्तर आएगा नहीं, कोई महत्व नहीं लग रहा है, नहीं तो झगड़ा ही नहीं होगा। झगड़ा हो रहा है इसका मतलब हम उसके महत्व को भूल गए। भले हम बाद में याद रखें, लेकिन वही वाली बात हो गई कि किसी को पहले पत्थर मार दिया और फिर उसको बोलेंगे हाथ जोड़ करके, पांव पड़ करके सॉरी, तो सही तो नहीं है वो। तो ये हमको महत्व इतना जज जाए और इतना जम जाए अंदर कि जब झगड़ा करने की नौबत आए तो हमको उसका महत्व दिख जाए, तो झगड़ा ही नहीं हो, शुरुआत ही नहीं हो। जैसे इसका उदाहरण क्या बनेगा? जैसे व्यापारी है और व्यापारी के पास ग्राहक माल लौटाने आ जाए या माल के बारे में नुक्स बताने आ जाए कि तुम्हारा माल ऐसा ही है, तुम ऐसे ही हो, वैसे ही हो, जैसा भी, वो जो भी शब्द बोल सकता है बोले, लेकिन व्यापारी को पूरा महत्व पता पड़ रहा है किसका? ग्राहक का। यदि एक चू करी मैंने, थोड़ा बोला, तो समझ जाओ कि ये मेरे पास से गया और फिर कभी नहीं आएगा, तो मेरा परमानेंट ग्राहक चला जाएगा। तो व्यापारी बराबर सावधान है। जैसे उसने होठ नहीं सिल लिए, बिल्कुल हूं करे जाएगा, पर वो कभी ये नहीं बोलेगा कि तू गलत है, मैं सही हूं। तो क्यों? क्योंकि उसको क्या समझ में आ रहा है? उसका महत्व। ऐसे ही कभी वकील डांट देता है क्लाइंट को, कभी डॉक्टर डांट देता है मरीज को, लेकिन उस समय मरीज सुन लेता है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि ये नहीं होगा तो मेरा काम नहीं होगा। लेकिन ये यहां पर क्या आ गया? ये हमेशा क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि अंदर हृदय में वो भाव नहीं है। महत्व तो पता पड़ रहा है, लेकिन स्वार्थ के कारण से, मौका परिस्थिति के कारण से। तो अभी क्या हो रहा है? अभी अवसर है, मत बोलो, तो इससे चुप हो गया व्यक्ति, लेकिन अंदर की प्रकृति नहीं बदली। जैसे सुबह आ रहा है ना कि भाव तो बिगड़े लेकिन वचन नहीं बिगड़े, भाव तो बिगड़े, वचन नहीं बिगड़े, क्योंकि अभी इससे स्वार्थ है अपने को, इससे लोभ है अपने को, इससे कुछ मिलेगा अपने को। तो ये सही नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, हमेशा नहीं टिकेगा। टिकेगा कौन? कि सहज। जैसे राम जी को यदि वनवास मिल गया तो राम जी के मन में कैकेयी के प्रति दुर्भाव नहीं आया या दशरथ जी के प्रति दुर्भाव नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके मन में यह विश्वास था कि इन्होंने आज तक मेरा हित किया है
और ये जो आज्ञा दे रहे हैं इसमें मेरा हित ही है, मतलब ये मेरा अहित कर ही नहीं सकते। और जब उन्होंने माना कि मेरा अहित कर ही नहीं सकते तो उनका अहित हुआ भी नहीं। तो ये क्या था अंदर में, ये मतलब अंदर में विश्वास था, एक महत्व के ऋण से वो दबे हुए थे कि इनका इतना उपकार है कि इनके उपकार को मैं चुका ही नहीं सकता हूं, और ये जो देते हैं मेरे लिए उपकार ही होता है, तो आज भी जो दे रहे हैं ये भी उपकार है मेरा। ऐसा महत्व हमको परमात्मा का समझ में आ जाए तो परमात्मा की आज्ञा भंग कर सकते हैं क्या? और ऐसे ही महत्व यदि माता पिता का समझ में आ जाए तो माता पिता की आज्ञा भंग कर सकते हैं क्या? तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। जिसके बीच में रहते हैं, जिसके आश्रय में रहते हैं, जिसके उपकारों से लदे हुए हैं, तो उसके महत्व को हमेशा याद रखें। तो सबसे बड़ा उपकारी कौन है हमारे लिए? परमात्मा है कि गुरु हैं कि माता पिता हैं कि पड़ोसी है कि लौकिक गुरुजन है? कौन है? या कोई और है? कौन है? माता पिता है, फिर गुरुजन सेकंड नंबर पे, फिर अड़ोसी पड़ोसी वो नहीं है, हैं? लेटर स्टेज में आएंगे। यदि इन सब से के बजाय इसमें परमात्मा भी मान लें, गुरुजन भी मान लें, माता पिता भी मान लें, बहुत सारे लोग मान लें, अब सबकी प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सबको एक शब्द में कहना है तो कौन है? एक शब्द में सबके उपकारों को ग्रहण करना है, सबके महत्व को समाहित करना है। कौन? परमात्मा। यदि एक शब्द में कहें तो उसका नाम है संघ। उसमें उसका नाम क्या है? संघ बोलो या समाज बोलो, समाज में सब सम्मिलित हो गए। परमात्मा भी हमारे समाज में ही है, गुरु भी हमारे समाज में ही है, माता पिता भी किसमें है? समाज में। तो यदि हम कहें कि यदि एक का महत्व मान लिया, समाज का महत्व मान लिया ओवरऑल, तो हमने सबका महत्व मान लिया, सबका महत्व मान लिया। जैसे एक राजा को ग्रहण कर लिया तो राजा में सब आ गया, उसी प्रकार समाज या संघ जो है वो राजा की जगह है वास्तव में। इसलिए परमात्मा भी किसको नमन करते हैं? नमो तीर्थ से बोलते हैं। तीर्थ मतलब क्या? तीर्थ। और तीर्थ मतलब क्या? संघ। तीर्थ मतलब क्या? संघ। तो एक तरह से परमात्मा भी किसको नमन करते हैं? संघ को। ठीक है, आई बात समझ में? तो यदि हम कहें कि एक समाज के महत्व को यदि हम स्वीकार कर लें तो हम सबके महत्व को स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो समाज का महत्व कुछ है क्या हमारे जीवन में? तो हम यदि जन्म से स्टार्ट करें अपनी प्रोसेस और अभी तक की भी, तो हमको हर दिन किसके उपकार मिले, किसका सहयोग मिला, किसका मार्गदर्शन मिला, बदल बदल करके मिलता गया, बदल बदल करके मिलता गया, बदल बदल करके पाते गए। कभी किसी का सहयोग शारीरिक रूप से लिया, कहीं वाचिक रूप से लिया, कहीं मानसिक रूप से लिया, कभी ज्ञान की दृष्टि से लिया, कहीं प्रेरणा की दृष्टि से लिया। अनेक प्रकार से हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहयोग मिलते गए। जैसे अभी आप यहाँ आए स्वाध्याय में तो कोई टैक्सी करके आए होंगे, तो आपने टैक्सी वाले भैया को पैसा दिया होगा, ये बात सही है, लेकिन वो पैसा देकर के भी जो चीज आपको यहां मिल रही है उसकी कीमत वो पैसा है क्या? नहीं। तो एक तरह से वो टैक्सी वाले भैया ने आपसे जो लिया वो कम था और जो आपको दिया वो ज्यादा था, तो उसका भी उपकार हो गया। लेकिन वो किसको बिलोंग करता है? वो आपके जयपुर समाज को बिलोंग करता है। तो एक तरह से आपको हर कदम कदम पर किसी न किसी के सहयोग की अपेक्षा है। चश्मा पहनते हैं और चश्मा फूट गया, अब सोचिए वो चश्मे वाले भैया का महत्व है क्या नहीं? यदि किसी को मान लो एग्जाम देना है और चश्मा फूट गया उसका, और उसको पास का ही चश्मा है और उसको बहुत दिक्कत होती है, 4-5 नंबर का चश्मा है, अब बताइए उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन हो गया आज के दिन? माता पिता। उसके चश्मे वाला सबसे महत्वपूर्ण हो गया। तो ये प्रायोरिटी बदलती रहती है, लेकिन ये बदल करके भी कौन है अल्टीमेटली? समाज। समाज है। मतलब एक छोटी छोटी चीज को भी देखो आप, एक आईना फूट गया आपके घर का,
अब आपके लिए वैल्यूएबल कौन हो गया? नल का सप्लाई बंद हो गया, नल लीकेज हो रहा है कहीं पर, टंकी फूट गई, मोटर पंप खराब हो गया, ये सब आपको जिनसे मिलेगा कुछ ना कुछ सहयोग, वो कौन है? वो समाज है, वो समाज है। अभी बीच में लॉकडाउन हुआ तो कुछ व्यवस्थाएं बंद हो गई, तो व्यवस्थाएं बंद होने से क्या हो गया? मतलब अंदर में क्या हो गई? खलबली मच गई कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक दवाई चाहिए अपने को, 10 रुपए की दवाई है बस, लेकिन आधी रात को डॉक्टर ने कहा कि अभी लेना पड़ेगी तो मर जाएगा पेशेंट, सोर्बिट्रेट देना पड़ेगी और ये हार्ट अटैक आ गया है और अभी देना पड़ेगी 10-15 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर। और उस समय वो दवाई की वैल्यू क्या हो गई? और दवाई की वैल्यू तो बाद में, दवाई देने वाले की, केमिस्ट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे जीवन में? बहुत ज्यादा हो गई। तो ये हमेशा हमको आवश्यकता किसकी पड़ रही है? समाज की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम समाज के महत्व को अनदेखा कर सकते हैं क्या? तो बताइए, हमने समाज को ज्यादा दिया है कि समाज ने हमको ज्यादा दिया है? पक्का। तो फिर ईगो किस बात का? फिर ईगो किस बात का? किस चीज का ईगो? किस वजह से बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, किस चीज की हेकड़ी? दमखम तो कुछ है नहीं और हेकड़ी दिखा रहे हो, किस बात की? तो वास्तविकता ऐसी है कि हम तो शून्य थे, हम शून्य थे, अब जितना भी नंबर हमको मिल रहा है वो हमारे आगे कोई नंबर लगा, उसके कारण से हमारा नंबर हो गया। हम तो शून्य थे, 1 लग गया तो हम 10 हो गए, 1 0 लग गया तो 100 हो गए, और 1 0 0 लग गया तो 1000 हो गए, और लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, अरब भी हो सकते हैं। लेकिन जब अकेले थे तो कोई वैल्यू नहीं थी, अकेले थे तो कोई वैल्यू नहीं थी। कोई संख्या जुड़ी और किसी को आगे रखा तो हम वैल्यूएबल बने, पीछे भी रखते तो शायद वैल्यूएबल नहीं बन पाते हम। हाँ, नहीं, 0 की तो वैल्यू है ही नहीं, 0 1 की भी वैल्यू नहीं है, 0 1 में भी 0 की वैल्यू नहीं है। तो 0 को क्या करना पड़ेगा? 0 को अपना नंबर पीछे रख करके किसी को आगे रखना पड़ेगा, तब वो वैल्यूएबल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेय किसी और को दोगे तो वो आपके लिए हितकारी बनेगा और आपकी वैल्यू को अपग्रेड करेगा, आपका मूल्यवर्धन करेगा। और नहीं तो आपने सोचा मैं आगे और सब पीछे, तो आपकी वैल्यू तो वही की वही रह जाएगी, 0 हो तो 0 ही रह जाएगी। 0 0 1 भी हो गया तो वैल्यू तो 0 की नहीं, वैल्यू 1 की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें किसका महत्व समझ में आना चाहिए? समाज का महत्व। तो आज का होमवर्क देते हैं आपको। क्या होमवर्क? कि आज आप बैठ करके लिस्ट बनाना, छोटे 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 बहुत सारे आपको प्रसंग दिखेंगे। बहुत ज्यादा इतिहास में जाने की भी जरूरत नहीं, जाए तो अच्छी बात है, जितनी मेमोरी साथ दे, पर आप जहां से याद करें, जो याद करें, रैंडम याद करें, कभी आगे का कभी पीछे का। आप बस इतना ही सोचना कि कब कब कहां कहां किस किस की मुझे जरूरत पड़ी, कब कब कहां कहां। नहीं, उसको आप लिखना ना। नहीं, बात सही है, पर क्या है, जैसे माता पिता का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता, एक लाइन में मैंने बोल तो दिया, पर ये मेरा शब्द है, मेरे भाव नहीं है। भाव तो कब आएंगे? जब मैं अंदर घुस करके देखूंगा माता पिता के क्या क्या ऋण है, कौन कौन से ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता, तो फिर मुझे पता पड़ेगा। कई बार अपन वैल्यू नहीं कर पाते किसी व्यक्ति की। जब हम थोड़ा सा, क्या होता है, संक्षिप्त रुचि वाले को तो इतने से काम हो जाता है, लेकिन जिसको संक्षेप में काम नहीं होता, मतलब उसको भाव नहीं आ पाते, उसको क्या करना चाहिए? थोड़ा विस्तार जाकर के फिर निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो हम थोड़ा चिंतन करें कि मैं बड़ा या मेरा समाज बड़ा, और समाज से मुझे ज्यादा मिला या मैंने समाज को ज्यादा दिया। और भगवान महावीर की दृष्टि में समाज कितना बड़ा है अपना, कितना बड़ा समाज है? सारा विश्व ही क्या है? समाज है। इस विश्व में कौन कौन आ गया? सब, मतलब जैन आ गए कि हिंदू भी आ गए? जैन हिंदू दोनों आ गए। और पशु पक्षी आ गए, और कीड़े मकोड़े भी आ गए, और फल पत्ती फूल सब आ गए। तो ये सब जो है ना, कुछ तो अपने पढ़े पहले पिछले अध्याय में पर्यावरण प्रबंधन में, फिर एक बार नए सिरे से हम चिंतन करें। पहले तो मनुष्यों का ही लेना आप सबसे पहले, उसमें कॉपी भर जाएगी, फिर दूसरी कॉपी के लिए आप क्या करना, बाकी सबको देखना। पर आप चिंतन करना कि मैंने कितनों से लिया, और वास्तव में अभी तो आत्मा की दृष्टि से बात नहीं हो रही, शरीर की दृष्टि से बात हो रही
कि आपने शरीर की पालना के लिए, शरीर के पालन पोषण के लिए भी कितना लिया, और इसके अलावा जीवन जीने के लिए ज्ञान लिया किसी से कुछ लिया, मतलब दिखने वाली और नहीं दिखने वाली बहुत सारी चीजें ली। तो उन सबको क्या करना, अपने को चिंतन में लाना। तो जाकर के अपने को ये मालूम पड़ेगा कि मेरे जीवन में समाज का कितना महत्व है। ठीक है, चिंतन करिएगा। ओम शांति शांति शांति। अब कल की सूचनाएं क्या क्या है? कल की क्लास आपकी कितनी बजे रहेगी? 2 बजे। कल की क्लास 2 बजे रहेगी, 2 से 3 रहेगी कल के दिन बस, फिर परसों से 3 से 4 रहेगी वापस। दूसरी बात, और कोई सूचना दी? हाँ आप अभी दे देना। एकदम आपको पता ना। अच्छा क्लास